अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लगता कुछ ऐसे है कि एक मरतबा फिर कराची पैकेज विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। लगता है कि सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है, जो दावे हैं, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नज़र सब कुछ होने जा रहा है। कुछ ऐसा भी लगता है कि एक मरतबा फिर सियासी जमातों के दरमियान क्रेडिट लेने की जंग कराची वालों की उम्मीदों पर शायद पानी फेरने जा रही है। कराची में हालिया तूफ़ानी बारिशों से होने वाली जो तबाही है, इसके एक हफ्ते के बाद इसके बाद हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शहर की तामीर नौ के लिए एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला सिंध और कराची के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनके हमरा 1100 अरब के तारीखी कराची पैकेज का ऐलान किया। अब सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक वज़ीर-ए-आज़म सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए प्रोग्राम तरतीब देना और सबसे बढ़कर वज़ीर आला सिंध को निगरान कमेटी का सरबरा बनाना एक ऐसे जमहूरी और सियासी माहौल में नहायत ही खुश आइंद इक़दाम है, जहाँ पर विफाक को कराची जो है वो गवर्नर राज और आर्टिकल भी ज़ाहिर है यहाँ पर लगाने के मशवरे विफाक को दिए जा रहे थे कि गवर्नर राज भी लग सकता है, आर्टिकल 149 का इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शायद इस तमाम सियासी मफादात से बालातर होकर कराची की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम जो इदारे हैं, ये एक पेज पर आ चुके हैं। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमने हफ्ते को जिस तरह देखा कि सिंध और विफाक में जो एक तल्खी नज़र आती थी, वो सब एक पेज पर देख कर ये लगा कि शायद फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कराची के मसाइल वाकई हल होने जा रहे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपका। सुहेल वड़ाइच साहब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान यानी कराची को तब्दील करने का मंसूबा, 1100 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान और ये खुशखबरी के कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सियासत चल पड़ी है कि सिंध ने तो सिर्फ 300 अरब दिया है, 800 तो कराची का है, आपको लगता है कि ये माजी की तरह एक बार फिर से कराची के मसाइल, इनका हल, ये खुशखबरियाँ सब सियासत की नज़र हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है असल में इसमें एक जो सबसे पहली तो बात है कि इससे ज्यादा कराची के हालात खराब हो नहीं सकते और अब सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हैं और सबसे पीछे इनके पीछे फौज है। तो हमने देखा है कि जिन मामलात में फौज संजीदगी से इम्प्लीमेंटेशन करे, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे वो कोई भी वबा हो, तो आपने देखा कि NCOC का काम भी इसलिए अच्छा हुआ कि पीछे सारी टेक्निकल सपोर्ट फौज की थी। तो मुझे लगता है कि ये भी जिस तरह कराची का ऑपरेशन हुआ उसमें भी सारी सियासी जमातें एक पेज पर थी और पीछे फौज थी। तो मुझे लगता है कि ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें पीछे से फौज भी होगी और सियासी स्टेक होल्डर भी हैं और सबका इसमें फायदा भी है। ये ठीक है, ब्लेम गेम जारी रहेगी, वो पहले भी जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ काम भी जारी रहेगा। लेकिन एक और बड़ी अहम ये है कि जाहिर सी बात है सुहेल वड़ाइच साहब, कराची के जो मसाइल हैं ये रातों रात तो पैदा नहीं हुए। आप भी जानते हैं कि 80 की दहाई के बाद जो कराची के मसाइल हल नहीं हुए और जो मसाइल बढ़ते गए, जिसकी वजह से आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। बात यह है कि जब तक बल्दियाती आपका जो सिस्टम है वो मजबूत नहीं होता, आपको भी पता है आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मसला यहाँ पर वसाइल का नहीं है, मसला प्रायोरिटी का है, मसला तरजीहात का है। अब बल्दियाती इलेक्शन फिर होने को है, तो आपको नहीं लगता कि जितने मर्जी आप पैकेजेस का ऐलान कर दें, जितनी मर्जी लोगों को खुशखबरियां सुना दें, जब तक साफ शफाफ बल्दियाती इलेक्शन कराकर आप लोग इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे, ऐसे पैकेजेस का कोई फायदा नहीं होगा? ये बिल्कुल दुरुस्त है। सारी दुनिया में यही निज़ाम है कि बल्दियाती या तीसरी सतह का एक निज़ाम होता है, एक मरकजी होता है, दूसरा सूबाई होता है, तीसरा बल्दियाती या मकामी सतह का निज़ाम होता है। मुस्तकिल हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें और जिस तरह जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक मकामी हुकूमतें बनी थी, उसके अंदर अगर कुछ खामियाँ थी तो उनको ठीक किया जाए और इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल किया जाए और वो लोकल सतह पे काम करें। यही इस मसले का मुस्तकिल हल है। लेकिन इससे बढ़कर एक और बड़ा सवाल, आखिर जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने से इतनी खौफजदा क्यों रहती हैं?
जाहिर है जमहूरियत से बेहतर ज़ाहिर है कोई सिस्टम हो नहीं सकता, लेकिन आज भी जनरल मुशर्रफ के बलदियाती जो सिस्टम था, जब इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हुए थे, लोग आज भी उसको याद करते हैं कि घर घर लोगों के मसाइल हल होते थे, गली मोहल्लों के काम हल होते थे, सब कुछ होता था। ये जमहूरी हुकूमतों को इतना खौफ क्यों रहता है बलदियाती सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करने पर, और खासतौर इख्तियारात नीचे तक ना जाएं? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल उनका खौफ बेमानी और गलत है। बदकिस्मती से हुआ यह है कि ये मार्शल लॉज के अंदर ही सारे बलदियाती इंतखाबात जिनसे बलदियाती क़यादत आई, वो इस 1979 का देख लें, 1959 का अयूब खान के ज़माने का देख लें, और फिर मुशर्रफ का 2001 का देख लें। तो क्योंकि सारे बलदियाती इंतखाबात जिनसे नई क़यादत आई वो मार्शल लॉज के दौरान हुए, इसलिए जमहूरी लोगों के ज़हन में खौफ है कि शायद ये जब होते हैं तो एक नई क़यादत आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि आज जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, ये 100% बलदियाती इंतखाबात की वजह से ही ये क़यादत बनी है, उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर ही उस वजह से बना है। हाँ। और आज अगर पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है तो उसके पीछे भी वहाँ के बलदियाती इंतखाबात हैं। तो सियासी पार्टियां तो मजबूत होती हैं, बलदियाती इंतखाबात से कमजोर नहीं होती, क्योंकि उनको इलेक्टेड लीडरशिप मिल जाती है लोकल सतह पर, और उनको जो इलेक्शन को खुद नहीं करा सकते वो किए कराए मिल जाते हैं। तो ये उन्हें फायदा उठाना चाहिए इससे, बजाय कि वो इससे डरते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सुहेल वड़ाइच साहब, एक पेज जो है ना पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एपीसी देखें जो 20 को होने जा रही है, हुकूमत को घर भेजने की बातें की जा रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी तकरीबन एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है एक तरफ ये मतलब कि कराची के मसाइल के हल के लिए एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, आगे मिलकर चलने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एपीसी, क्या सच है क्या झूठ है? एपीसी को सही समझा जाए या यहाँ पर जो इनमें इत्तफाक़ राय है इसको सही समझा जाए? मेरा ख्याल है कि अभी एपीसी हुकूमत को भेजने की बातें तो कर सकती है, हाँ। लेकिन अमली तौर पर अभी कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नजर नहीं आ रही। अभी तो एहतजाजी जलसे भी अभी तक इन्होंने प्लान नहीं किया। आज तक 2 साल के अंदर कोई इनका जायंट जलसा नहीं हुआ, मुश्तरका जलसा नहीं हुआ। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी मुहिम चलती है तो उसमें पहले जलसे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लाए अमल बनता है, अवाम को तैयार किया जाता है। तो अभी तो बड़ा लंबा वक्त है, अभी तो पहले इनके आपस के इख्तलाफात तय हों। अभी तो यही तय नहीं हुआ कि क्या ये सारे नया इलेक्शन चाहते हैं, ये क्या हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाना चाहते हैं, ये जलसे करना चाहते हैं, यौम सियाह बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अभी तक तो ये वाज़ेह नहीं है। तो आपको लगता है कि एपीसी से कुछ नहीं निकलेगा? निकलेगा, लेकिन कोई ऐसा साफ नहीं निकलेगा जो हुकूमत को डस ले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं, सवाल अब ये उठता है कि क्या अब ये माशरा रहने के काबिल है? अगर ये सवाल आप लोग अपने आप से पूछें तो यकीनी तौर पर आपको जवाब नहीं में मिलेगा, क्योंकि वो मुआशरा जहाँ पर अखलाक़ी इक़दार ख़त्म हो जाएँ, जहाँ मासूम बच्चियों को उनके साथ ज़्यादती करके उनको फिर कत्ल करके कूड़े के ढेरों पर फेंक दिया जाता हो, ऐसे मुआशरे में यकीनी तौर पर इंसान नहीं रह सकते। हमारा मुआशरा अखलाक़ी पस्ती की आखिरी हदों से भी आगे बढ़ चुका है। आए रोज़ बच्चों से जिनसी ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। कसूर की ज़ैनब के मुजरिम इमरान अली को फांसी भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। ज़ैनब के बाद इस्लामाबाद की फ़रिश्ता, नौशहरा की औज़िन नूर, फैसलाबाद का जैन, चूनिया का फैज़ान, बटग्राम में नवी जमात का बच्चा, ऐसे बेशुमार नाम, किस किस का नाम लें। ये सब जिनसी बर्बरियत का निशाना बने और बाद में इन्हें कत्ल कर दिया गया। अब ऐसा ही एक वाक़या, ऐसा ही निशाना अब कराची में ईसा नगरी के इलाके की 5 साला बच्ची मरवा बनी है। मरवा जुमे की सुबह तकरीबन 7 बजे घर के करीब दुकान से कुछ लेने के लिए गई। काफ़ी देर हो गई, जब वो वापस घर नहीं आई, घर वालों को तशवीश हुई तो उन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसके बाद बच्ची नहीं मिली। और फिर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब
5 साला मरवा की चादर में लिपटी हुई लाश मिली। नन्ही मासूम मरवा के घर वालों और इलाका मकीनों ने इसके जो कपड़े थे बच्ची ने जो पहने हुए थे हरे रंग के, उन कपड़ों से उस बच्ची को शनाख्त किया गया। डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में मरवा से ज़्यादती की तस्दीक की और ये कहा है कि ज़्यादती के बाद बच्ची को सर पर पत्थर मारकर कत्ल किया गया और लाश ख़राब होने के बाद उसको फेंक दिया गया। मैंने प्रोग्राम में बुलाया है आज वालिद हैं मरवा के उमर सादिक साहब और माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर नौशाबा मन्नान साहिब। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। उमर सादिक साहब, ज़ाहिर है जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है इसके लिए तो अल्फाज भी नहीं है तसल्ली देने के लिए और सब्र आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला से ज़ाहिर है दुआ तो यही है कि आप लोगों को अल्लाह ताला सब्र दे और जो मुजरिम है जिसने ये सब किया है उसको इबरतनाक जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए। सवाल मेरा ये है कि इस वक्त आप लोगों से जो पुलिस है कोई ताउन कर रही है? अब तक क्या ताउन किया पुलिस ने आप लोगों के साथ? पुलिस तो अब तक कोई ताउन नहीं किया। हमने एहतिजाज किया, एहतिजाज के बाद जो है ना बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर SHO बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस आए और अब हमारा जो है ना दिल मुतमईन हो गया कि इंशाल्लाह हमारे बेटी को इंसाफ मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि क्या आपको अपने ताई दुनिया में अपने ताई आप लोगों को किसी रिश्तेदार पर, किसी अजीज अकारिब पर, किसी करीबी आपका जो जानने वाला हो उस पर कोई शक शुबा है आप लोगों को? बस शक के बिना एक बंदे को जो है ना हम लोगों ने वो पुलिस लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है, उस पे खून के धब्बे लगे हुए हैं, उसको गिरफ्तार हुआ हुआ है, रियासत में लिया हुआ है। वो कौन है? हमारा तो और किसी के पास ऐसे नहीं शक है, नहीं कोई दुश्मनी है। किस पे शक है आपको? वो उधर शक हमारे एक बंदे पे है, वो पुलिस वाले ने रियासत में लिया हुआ है, जो साफ जाहिर होता है कि ये बंदा है, इसने ये जो है ना हमारे बेटी के साथ ज्यादती की है। आपका कोई रिश्तेदार है वो? जी नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है वो। अच्छा, रिश्तेदार नहीं है। तो जब बच्ची जुमे को सुबह घर से निकली तो सब आप लोग घर पे थे? आप लोगों को बताकर निकली, बताए बगैर निकली? क्या इससे पहले भी बच्ची इस तरह बाहर अकेली निकल जाती थी? जी नहीं, उस दिन जो है ना सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया, वरना और दिन में देर से उठता था। बच्ची जब उठा तो चाय पीने के लिए उसने जो है ना नाश्ते के लिए बोले दुकान से बिस्कुट या केक के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। तो बच्ची ने माँ ने जो है ना उसको 10 रुपए दिए कि आप जाओ अपने लिए कुछ चीज़ लेके आओ। तो बच्ची जैसे दुकान पे गई है तो वापस जो है ना 10 मिनट लगाया तकरीबन। दुकान कितनी दूर है घर से? जिस दुकान पे गई वो दुकान कितनी दूर है घर से? दुकान हमारा घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है, इतना फासिला भी नहीं है। घर के पास है? हमारे घर के पास। अच्छा, तो कितने घर के पास तो कितनी देर गुजरने के बाद आप लोगों ने जो है ना वो बच्ची को ढूंढना शुरू किया? उस दुकान पे गए, दुकान वाले से पूछा होगा, उस दुकान वाले ने क्या कहा कि बच्ची किस तरफ गई? ये कोई 10 मिनट तक हो गया होगा जो बच्ची हमारे घर पे नहीं आई। फिर हमारा माँ ने हमारा भाई को बोला कि जाओ बच्ची को देख कर आओ, अभी 10 मिनट हो गए, दुकान पे गया हुआ है, बच्ची क्यों नहीं आया? तो फिर हमारा भाई उठ के चला गया, बच्ची को गलियों में, दुकान के पास, इधर उधर बहुत देखा, लेकिन बच्ची हमारा को नहीं मिला गलियों में। मरवा के और कितने बहन भाई हैं? पूरा इलाके में चांद मारा। मरवा के एक बड़ा भाई है, वो ये उससे छोटा था। अच्छा, सिंध हुकूमत से किसी ने आप लोगों से राब्ता किया? राबिता तो किया, लोग बहुत आए, राबिता किया। नहीं, सिंध हुकूमत की तरफ से किसी ने राब्ता किया आप लोगों से? सिंध हुकूमत ये बस पुलिस वाले आ रहे जा रहे, राबिता हो रहे वो पुलिस वालों से, बाकी तो ऐसे कोई और आया ही नहीं सिंध हुकूमत का। और कौन से? सही। डॉक्टर नौशाबा मनान भी मेरे साथ हैं। जी जी, बताइए बताइए। जी, शैला रजा नाम है वो लेडीज का, वो आई हुई थी। अच्छा, शैला बाकी भी ऐसा जो है ना। अच्छा,
बाकी मैं तो जानता नहीं हूँ कि ये कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन लोग आ रहे जा रहे, जैसे आप मीडिया वाले आ रहे जा रहे, इस तरह के जो है ना लोग आ रहे जा रहे। बिल्कुल सही। डॉक्टर नुशाबा साहिबा, वाक़यात तो बहुत होते हैं, आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं, लेकिन जो वाक़यात रिपोर्ट हो जाता है, सामने आ जाता है, आवाज़ सिर्फ उस वाक़े पर ही उठती है। ज़ैनब का वाक़या ज़ाहिर है सबको याद है। फिर उस वाक़े के बाद वो मुजरिम को फांसी भी हुई और फिर सब ने ये सोचा, कुछ तसल्ली हुई कि इस अंजाम के बाद जो इबरतनाक अंजाम हुआ उस मुजरिम का, शायद ऐसे वाक़यात रुक जाएं, थम जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये इंसान की ये सफाकियत आपको क्या लगता है हमारे माशरे में दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? ये हवस क्यों बढ़ती जा रही है कि छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके मदद करने का। सबसे पहले जो भाई बैठे हैं, मैं बहुत मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे पास भी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल दिल दहल जाता है। और कहते हैं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो मुआशरा जुल्म की तरफ जा रहा है, ज़ैनब का इंसिडेंट जिस वक्त हुआ, बहुत शोर मचा। या तो हम आज भी अगर बात कर रहे हैं ना, मैं जिसके ऊपर मेरे कंसर्न है कि या तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद एक हैपनिंग, कहते हैं ना कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि चल रहा है ट्रेंडिंग और हम उस पर बात कर लें, या कोई अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे ये मामला चलेगा नहीं जब तक हम रूट कॉज के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। मैं कितने शोज करती हूँ, अभी कुछ दिन पहले 3 साल की बच्ची को 17 साल के लड़के ने, ताई के बेटे ने उसको रेप किया और उसके बाद मार दिया। तो हम जब तक रूट कॉज को नहीं समझेंगे ना, हमें रिश्तों को भी गलत नहीं कहना, हमें माशरे में अनसर्टेनिटी नहीं डालनी। हमें अगर बेटे ने माँ को मार दिया है, ये इस किस्म के हादसात है, तो हमें ये समझना है कि ये कौन से माइंड सेट्स हैं, इनकी क्या वजूहात है, कौन से लोग क्या क्या इसके महरिकात है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमारे पास जो कि इस वक्त, फिर मैं कहती हूँ कि आप जब ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ था तो वो एक पूरी साइट्स थी जो कि उस एरिया में दिखाई जाती थी और बच्चों में वो एनर्जी या उनको ट्रेनिंग दी जाती थी उन साइट्स की, और उसके बाद ज़ैनब जैसी बहुत सारी बच्चियां या बच्चे उस माफिया का हिस्सा थे। ये काम सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे बात कह रही हूँ, जिस वक्त हुकूमत का किरदार, ज़ैनब बिल पास हो गया, पहले दारुल हुकूमत में हुआ था, उस वक्त भी शोर मचा जी के 18वीं तरमीम के ऊपर सूबों को ना डालें अंदर। क्यों ना डालें सूबों को? सियासत हमें इन इंसिडेंट के ऊपर, बच्ची कराची में हुआ है तो पूरे पाकिस्तान की बच्ची है, पूरे मुआशरे को से हिल जाना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी किसी बच्ची के साथ हो रहा है। हमें सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब सरहद से निकलकर बात करनी है और इसके ऊपर देखना है कि कौन से माइंडसेट है। तालीमी इदारों में ऐसे वाकयात होते हैं, आए रोज सोशल मीडिया पर, मदरसों में क्या हो रहा है, बच्चे बच्चियों के साथ उनकी वीडियोस दिखाई जाती हैं, सब बिल्कुल वो। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि हमें अपने सिलेबस के अंदर बच्चों की तरबियत, साइको एजुकेशन, मीडिया के अंदर ऐसी एडवर्टीजमेंट्स होनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर क्लास में बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, सिलेबस के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बात करना चाहिए। पेरेंट्स को टैबू नहीं समझना कि वो बच्चों से खुलकर बात ना कर सकें। बिल्कुल, माओ को, वालिदैन को अपने बच्चों को साइको एजुकेट करना है। हमें जब तक हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। 5 साल की बच्ची को, मेरे भाई बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि ये वक्त है कहने का, लेकिन जो बाकी लोग देख रहे हैं, मत भेजें बच्चियों को बाहर। 5 साल की बच्चियां नहीं, बच्चे भी, लड़के भी इवन आप देखें ना। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें थोड़ा विजिलेंट होने की जरूरत है। और फिर अगर ऐसा मामला, कोई हादसा सामने आ जाए, ज़हनी मरीज है, ड्रग्स का एक और चीज जो सबसे ज्यादा अहम, जिसके ऊपर मैं आवाज उठाऊंगी, वो है जिस वक्त ड्रग्स के ऊपर बच्चे चले जाते हैं उस वक्त पैरानॉय हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होते हैं, उसके अंदर उसमें कोई पहचान नहीं रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे वाकयात भी हमने अक्सर देखा है कि फैमिली के लोग, रिश्तेदार, कज़न, अभी आप भी एक वाक़े का जो है ना वो जिक्र कर रही थी, तो ऐसे वाकयात में फिर कैसे, ज़ाहिर है फिर ये रिश्ते दूर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे में वालिदैन को किस तरह जो है ना वो एहतियात करने की ज़रूरत है?
मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वाकया हमारे सामने आता है ना, ये इक्का दुक्का आते हैं माशरे में। इसका मतलब है अगर एक केस आ रहा है तो 100 केस मजीद हैं जो कि दबा दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि यार बिल्कुल। फैमिली का नाम ना खराब हो जाए, Very खानदान true. की इज्जत पर नहीं आ जाए बात। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में सबको मिलकर इस वक्त ये सब तरफ हो रहा है। शायद आज मैं और आप बात करेंगे, भाई सामने मीडिया में आ रहे, कितनी बच्चियों के साथ ऐसे ज्यादतियां हो रही हैं, जब तक वो कत्ल नहीं हो जाती तब तक आवाज नहीं उठती। बिल्कुल ये सही। बच्चियां वो सामने आएंगे जो कि कत्ल हो जाती हैं। लेकिन अगर 99 केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि ज़हनी तौर पर, वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं, जब वो बच्चियां हमारे पास आती हैं, तो उसके अंदर 99 बच्चे हैं जिनके साथ बचपन के अंदर इस किस्म के चाइल्ड अब्यूज हो चुके होते हैं। वेरी और ट्रू। वो बच्चे इन रिवेंज, बाज औकात जो ये केसेस आपके सामने आते हैं जिनके साथ बचपन में ज्यादती हुई होती है, वो रिवेंजफुल होते हैं, वो बड़े होकर बदला लेते हैं फिर। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर खानदान का ये किरदार ये है कि जो खानदान के बड़े हैं, अगर आप समझते हैं कि आप पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, अभी तो हमारे पास ऐसे तहफुजात या ऐसे आइन या ऐसे आप कह लें कि लॉज हैं जिसके अंदर आप उसमें जाके कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अपना जो जस्टिस है, वन डे जस्टिस आपको मिलेगा। अगर वो भी रमन सिंह हुकूमत से यही अपील करते हैं कि इस पर बिल्कुल सख्त एक्शन ले, फौरी एक्शन ले, जो मुजरिम है उस तक पहुंचा जाए और उसको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि जो मरवा के वालिदैन हैं, ख़ानदान हैं, इनको इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशाबा मन्नान थी और मरवा के वालिद उमर सादिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गुज़श्ता 6 महीनों से बंद जो तालीमी इदारे थे, बिल आखिर अब उनको खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है। आज बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद 15 सितंबर से मरहलावार तालीमी इदारों को खोलने का जो शेड्यूल है उसको जारी किया गया, जिसके मुताबिक 15 सितंबर से मैट्रिक, इंटर और यूनिवर्सिटी सतह की क्लासेस शुरू होंगी। फिर उसके एक हफ्ते के बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज़ होगा और फिर 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के तलबा की क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। उस दौरान क्लासेस को मॉनिटर किया जाएगा और कोरोना से निपटने के लिए तलबा को मास्क पहनने और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों में रेंडम कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। इजलास में स्कूलों में डबल शिफ्ट की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई, जिस पर यह फैसला किया गया कि किसी भी स्कूल में डबल शिफ्ट नहीं होगी और तमाम क्लासेस के तलबा को मुतबादिल यानी कि अल्टरनेट डेज पे बुलाया जाएगा। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को एक दिन में सिर्फ 50% बच्चे बुलाने की इजाज़त होगी, जबकि मुतबादिल दिन में दीगर जो 50% स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा, ताकि SOPs और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अडॉप्ट किया जा सके, उन पर अमल दरामद करवाया जा सके। मुल्क में 26 फरवरी को कोरोना के पहले केस के बाद सबसे पहले तालीमी इदारों की बंदिश देखने में आई। फिर शुरू में चंद हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद किए गए, फिर बार बार इसमें तौसीक़ की गई ज़ाहिर सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर आखिरी ऐलान 15 सितंबर तक बंद रखने का हुआ था। उस दौरान कुछ इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ भी किया, लेकिन स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह तालीम के साथ तरबियत का अमल भी होता है वो यकीनी तौर पर रुका रहा। फिर उस दौरान तलबा को बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट करने की बहस भी जारी रही, जबकि अब तलबा का जो तालीमी हर्ज इतना हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी को ख़त्म करने का भी फ़ैसला किया गया है, ताकि जो टीचर्स हैं वो तालीमी लिहाज से कमज़ोर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हफ्ते के रोज़ खुसूसी जो है ना वो उनको तैयारी करवा सके, क्योंकि ज़ाहिर है तालीमी साल भी मुख्तसर रह गया है और इस हवाले से निसाब को भी आधा या मुनासिब हद तक कम करने पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़ सके, बोझ ना पड़े और उनकी तालीम का भी नुकसान ना हो। इसके अलावा आइंदा साल वफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 रोज़ ताख़ीर से लेने का भी फ़ैसला किया गया है। इजलास में मुल्क में यकसा निसाब तालीम से मुतालिक भी सूबाई जो वज़रा हैं उनसे तजावीज़ मांगी गई हैं। PTI की हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आते ही एक नेशनल करिकुलम काउंसिल तश्कील दी थी
और इसमें स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मदारिस की मुमताज़ इल्मी शख्सियात को भी शामिल किया गया। अब सवाल ये है कि नए निसाब तालीम के तहत तालीमी साल आखिर कब शुरू होगा और क्या तमाम निजी स्कूलों में ये निसाब पढ़ाया जाना लाजमी होगा, पढ़ाया जाएगा? क्या जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो इस पर इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं? मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में तालीमी इदारे खुल चुके हैं। इस हवाले से यकीनन जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं उनसे रहनुमाई भी ली जा सकती है कि कैसे उन्होंने SOPs को यकीनी बनाया और कामयाबी से जो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मैंने प्रोग्राम में बुलाया है आज वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बिलाखिर डॉक्टर साहब फैसला हो गया, 15 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और मरहलावार फिर छोटी क्लासेस और फिर प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस जो है ना वो ऑन हो जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद किस तरीके से इंश्योर करवाया जाएगा हर लिहाज पे? स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, छोटे बच्चों के स्कूल है, कैसे? देखिए जी, जो स्कूल्स हैं उनके लिए तो हमने कमेटीज बनाई हैं जो कि मरकज लेवल पे हैं। अच्छा। मरकज लेवल पे जो कमेटीज बनाई हैं उनको पहले नोटिफाई कर दिया गया जो कि रैंडम चेक्स करेंगी जाकर डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, क्योंकि जब हमने कहा है कि 50% सारे स्कूल्स को सिर्फ 50% स्टूडेंट्स अलाउड है एक वक्त के अंदर। सो हमारे लिए चेक करना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि एक ही सिस्टम पे सब चलेंगे और रैंडम चेकिंग होगी इन चीज़ों की। डबल शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्योंकि बहुत ये भी सजेशन थी ना कि डबल शिफ्ट कर दिया जाए, वो भी ईजी रहेगा। तो डबल शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्योंकि जाहिर है 50% तलबा जब एक सिलेबस एक कोर्स पढ़ रहे हैं, अगले दिन जो दूसरे 50% होंगे वही कोर्स उनको भी पढ़ाया जाएगा, वही चैप्टर उनको भी पढ़ाया जाएगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं तालीम का हर्ज तो होगा, लेट होगा, तालीमी साल आगे छोटा रह गया है। तो एक दिन में डबल शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम थी? मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। एक तो डबल शिफ्ट का ये नुकसान है कि हमें नहीं पता लगेगा कि स्कूल किस वक्त खाली हो रहा है और किस वक्त बच्चे पहुंच गए हैं, पहला वाला खाली सेक्शन हुआ है कि नहीं, कि उसके बाद जो नए बच्चे आ गए हैं, प्लस जो गाड़ियां जिन्होंने बच्चों को लेकर आना है जो वैन्स में आते हैं उसमें कई सुबह ही शायद भेज दें पेरेंट्स के जी दोनों क्लासें अटेंड करके इकट्ठे ही वापस आए। सो इसलिए बहुत सारी चीजें थी जो उसके अंदर हिंड्रेंस ला रही थी। इस वजह से हमने फाइनली डिसाइड किया कि एक दिन बच्चे आएंगे और दूसरे दिन बाकी वाले आएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं जो हमने सिलेबस है उसको भी हमने मिनिमाइज किया है जरा। साइंस के और मैथ के सब्जेक्ट्स को हमने जो है उनको प्रेफरेंस दी गई है, प्लस जो असेसमेंट्स हैं उनको भी उन्हीं के लिहाज से तैयार किया गया है और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे तक ये सब चीजें जो हैं जो टीचर्स पहले ही ट्रेनिंग के अंदर हैं उनको फ्राइडे तक ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। नौवीं के जो इम्तिहानात हैं ये भी कुछ दिन, महीना, 15 दिन, 20 दिन ये भी आगे लेके जाएंगे? ये 9वीं और 10वीं के हमें आगे करने पड़ेंगे क्योंकि उनके सिलेबस को कम करना जरा थोड़ा मुश्किल है, मगर उस पर भी काम हो रहा है क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम्स हैं और उनके लिए प्रॉब्ली 15 डेज का हमने सोचा है कि 15 डेज उनको आगे कर दिया जाए या शायद थोड़ा ज्यादा किया जाए। ये अभी जैसे ही जरा सिस्टम शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखना कि बेहतरीन से बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आप लोगों ने कहा है कि रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, इससे ज्यादा रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, कैसे? देखिए हम बड़ा क्लोजली हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इस सारी चीज में चल रहे हैं। जहां पे हमें इंफॉर्मेशन आएगी फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट के कहीं पे एरियाज में केसेस बढ़ रहे हैं तो वहां पे जाके स्कूल्स के अंदर हम रैंडम टेस्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी, और इसके लिए उनको पे नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट। अच्छा, तो इसके अलावा जो यकसा निसाब तालीम का जो आप लोग बात कर रहे हैं इस पर प्राइवेट स्कूल्स वालों को आप लोगों ने एतमाद में लिया है? देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं आई थिंक सारे बड़े इस पे घबरा रहे हैं कि हम एक सिलेबस लेकर आ रहे हैं। हाँ। ये एक सिलेबस नहीं है, ये एक करिकुलम है। करिकुलम के अंदर डिफरेंट बुक्स पढ़ाई जा सकती हैं जो सारे उस फ्रेमवर्क के अंदर रहती हैं और वो फ्रेमवर्क के अंदर आप चाहे 10 डिफरेंट किस्म की किताबें पढ़ा लें, एज लॉन्ग एज यू आर कवरिंग दैट करिकुलम, दैट्स ऑल इट मैटर्स। सिलेबस जो है वो उसके बाद वाला स्टेप है। पहले आप करिकुलम एक बनाते हैं और उसमें टाइम लगता है कि सबको ऑन बोर्ड लाते हुए और वो सारी चीज को कवर करते हुए। अब जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्राइवेट स्कूल है वो इतनी फी हाई चार्ज कर रहा है और वो कहता है जी हम 4-5 किताबें या 3 किताबें या 10 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं तो जरूर पढ़ाएं, मगर एज लॉन्ग एज दोज बुक्स कवर द करिकुलम आर विद इन दैट फ्रेमवर्क।
उस करिकुलम के अंदर ही हैं वो किताबें। वो किन सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होगा? जो यकसा आप लोग एक जैसा पढ़ाना चाह रहे हैं, वो किन सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होगा? जाहिर है जो ए लेवल कैमरे, ये सिस्टम तो जाहिर है डिफरेंट होता है बिल्कुल, लेकिन जो आप एक इक्वल सिस्टम लाना चाह रहे हैं, ये कुछ जाहिर है कुछ सब्जेक्ट्स होंगे ना जिस पर मुश्तमिल होगा, जो लाजमी होगा हर स्कूल में पढ़ाना, वो क्या है? बिल्कुल, वो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। सो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में जो है लाइक ओ एंड ए लेवल्स के अपने सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट हैं, हाँ। मगर जो आप एफएससी और बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर वो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी द सेम। अच्छा, तो कुछ फिर हाँ, आप फिर करिकुलम से हट के सिलेबस की तरफ जा रही हैं। हाँ। क्योंकि सब मुझे पता है इस बात से घबरा रहे हैं कि सब एक जैसी किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं। करिकुलम का मतलब है कि एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर जो किताब पढ़ाई जाएगी वो उस करिकुलम का हिस्सा है। तो वो अगर उस करिकुलम को कवर करने के लिए 5 डिफरेंट किताबें पढ़ सकते हैं आप, मगर एज लॉन्ग एज उस करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है वो किताब, आप इजीली उसको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन जो है स्कूलों की, इक्वल क्लासेस, एक दिन में क्लासेस और सब स्टूडेंट्स जा रहे हैं और सब ऑन हो जाएगा? कोई जाहिर है आपको महकमा सेहत से कुछ आइडियाज़, कोई जाहिर है आप लोग तो इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, तो कब तक होगी सिचुएशन नॉर्मल? शाजिया, इसमें देखें, नंबर 1 ये वीक टू वीक सिचुएशन है, हमें देखनी पड़ेगी हाउ द सिचुएशन गोज, क्योंकि आपको पता है कि एक तो वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो कि होपफुली एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट बिटवीन 6 months to a year, और शायद उससे पहले भी आ जाए। एक नंबर 1 है वैक्सीन। नंबर 2, आप हमारे लिए तो बच्चों की जिंदगियां, टीचर्स की जिंदगियां और उनकी फैमिलीज की जिंदगियां सबसे जरूरी है, पढ़ाई तो उसके बाद आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक और बेहतरीन और तारीख़ी इक़दाम उठाया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने दुबई, इराक, ईरान और मस्कत जाने के लिए कराची और गवादर से फेरी सर्विस शुरू करने की जो तैयारी है इसको मुकम्मल कर लिया, और कल वफाकी काबीना का जो इजलास होने जा रहा है इस हवाले से वहाँ हतमी फैसला भी होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके समरी वफाकी कैबिनेट में पेश करने की हिदायत की है। इस हवाले से ये भी इत्तलात सामने आई हैं कि वज़ारत दिफ़ा ने पहले मरहले में मस्कत और दुबई और दूसरे मरहले में अबूधाबी और तीसरे मरहले में ईरान और इराक के लिए फेरी सर्विस शुरू करने पर रजामंदी जाहिर किया, लेकिन अली ज़ैदी पहले मरहले में ईरान और इराक के लिए फेरी सर्विस को शुरू करना चाहते हैं। अब पहले फेरी सर्विस मस्कत और दुबई के लिए शुरू की जाती है या ईरान और इराक के लिए, इसका फैसला तो वफाकी काबीना जो है ये कल वहाँ डिस्कस होगा और फैसला होगा। लेकिन ये बात हतमी है कि इस फेरी सर्विस से यकीनी तौर पर लाखों अफराद को सस्ती और महफूज सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। आपको ये भी हम बताएं यहाँ पे कि इससे पहले गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी फेरी सर्विस शुरू करने पर अमली काम का आगाज़ किया गया था 2017 में, लेकिन तब वज़ारत दिफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो पाया था। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि वज़ारत बहरी उमूर अभी तक पोर्ट कासिम पर 2 LNG टर्मिनल की तामीर के लिए वज़ारत दिफ़ा से NOC हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। तवानाई की किल्लत की वजह से 2 LNG टर्मिनल्स की तामीर नागुज़ीर है, मगर वज़ारत दिफ़ा ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़े कर दिया कि पोर्ट कासिम पर LNG टर्मिनल्स की तामीर के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी हासिल की जाएगी, जबकि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने 1 माह के अंदर NOC हासिल करने के लिए वफाकी काबीना से रुजू भी कर लिया। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी ली जाएगी या कोई और रास्ता निकाला जाएगा, इसका फैसला जो है ये कल वफाकी काबीना के इजलास में हो जाएगा। इसी हवाले से मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले ही बताएगा कि 2017 में भी मैंने अपने इंट्रो में भी जैसे कहा कि ये काम शुरू हुआ था, उस वक्त भी वज़ारत दिफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि पहले इराक और ईरान से शुरू की जाए, कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं, बताइएगा कि क्या एतराज़ात है, और अली ज़ैदी साहब ईरान और इराक से ही क्यों शुरू करना चाहते हैं?
शायद ये मामला ये है कि खित्ते के दीगर ममालिक जिसमें अबू धाबी, दुबई, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका शामिल है, वो फेरी सर्विस तो बहुत अरसा पहले शुरू कर चुके हैं, जो कि बहुत एक शानदार सफ़र भी है, सस्ती सफरी सहूलत भी है और महफूज भी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को माजी में भी पाकिस्तान के लिए ऑप्शन सामने आई, बिलखुसूस 2017 में। लेकिन जो मामला है ईरान और इराक का, जब भी यहाँ पर फेरी सर्विस शुरू होनी है, यकीनी तौर के ऊपर लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन वजारत दिफा के इसके ऊपर पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और अभी भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है बुनियादी तौर के ऊपर। वो ये चाहते हैं कि चूँकि पहली मरतबा ये प्रोसेस होना है, जिसके नतीजे में कराची पोर्ट पर और उसके साथ गवादर की पोर्ट के ऊपर कस्टम्स, FIA, इमिग्रेशन का अमला और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज का पूरा एक सेटअप बनना है। तो लिहाजा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, पहले मस्कत के साथ, उसके साथ और दुबई के साथ, फिर अबू धाबी के पास जाएं और वहाँ पे कुछ अर्सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम ये सिलसिला शुरू करें ज़ायरीन के लिए, ईरान और इराक के लिए। कि अली ज़ैदी साहब ये कहते हैं कि हर सूरत में पहले मरले में ही फेरी सर्विस ईरान और इराक के लिए शुरू की जाए। जब वज़ारत दिफा की जानिब क्या है कि ईरान और इराक के साथ शुरू क्यों नहीं हो सकती? देखिए, इस वाले से इजलास हुए हैं जिसकी सरकारी डॉक्यूमेंट्स नाइट एडिशन को मिली। वहाँ पर सेक्रेटरी दिफा भी इस इजलास में मौजूद थे और उन्होंने यही तजवीज़ की कि हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरेंस देनी है और उसके लिए लाजिम है कि पहले आप ईरान इराक की बजाय आप मस्कत के साथ, दुबई के साथ शुरू करें, इसलिए कि यहाँ पर हमें इन ममालिक के साथ कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। इराक और ईरान को हम तीसरे मरहले में करेंगे ताकि जितने सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हम पहले फेज़ के अंदर और दूसरे फेज़ के अंदर ले चुके हों, ताकि जो हमारे मुख्तलिफ तनसीबात हैं, हमारा सिक्योरिटी का प्रोसेस है, FIA है, इमिग्रेशन का स्टाफ है, कस्टम्स के हुकाम है, तो सारे इस प्रोसेस से वो चैनलाइज हो जाए। जबकि अली ज़ैदी साहब का कहना है कि फेरी सर्विस फिजिबल उस वक्त हो सकती है जब ज़ायरीन ईरान और इराक जाएंगे। इस बात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब ने कबीना का दरवाज़ा खटखटाया है कि कबीना इस मामले के अंदर इजाज़त दे और हमें पहले मरले के अंदर ही इराक और ईरान मतलब ये हुआ कि जो कल कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है, इसमें वजारत दिफा और अली ज़ैदी साहब अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे और सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कल फैसला होगा कि ईरान या इराक से ये शुरू किया जाए या दुबई, मस्कत, अबू धाबी से शुरू किया जाए। कल हतमी फैसला होगा कैबिनेट में। जिस बात का कभी इम्कान है कि हतमी फैसला कल होगा, चूंकि इससे पहले वफाकी वजीर बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब प्राइम मिनिस्टर को खत लिख चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने सारी सूरत हाल बयान की। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के ऊपर ये मामला कैबिनेट में आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट में लेके आते हैं और कैबिनेट को देखते हैं इस मामले में क्या डिसाइड करते हैं। तो इस बात का इम्कान है कि वजारत दिफा के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका कोई ना कोई सलूशन निकालते हुए वफाकी कबीने ही इस मामले के अंदर कोई ना कोई अपनी सिफारिशात या अपनी डायरेक्शन देगी। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा मामला भी कल वफाकी कबीना के इजलास के सामने होगा, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर 2 LNG टर्मिनल्स की तमीर से मुतल्लिक है। 1 साल कब अली ज़ैदी साहब ने ये सारा प्रोसेस शुरू करवाया था, लेकिन यहाँ भी वजारत दिफा ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बगैर NOC देने से इनकार कर दिया है। चूंकि 2 कंपनियां जिसके अंदर इनर गैस है और तबीर कंपनी है, इन दोनों कंपनियों ने लेटर ऑफ इंटेंट हासिल किए, $2-2 मिलियन जमा करवा चुकी हैं। बाकी फीस $16 मिलियन इन दोनों ने जमा करवानी है। लेकिन 2 पॉइंट के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पाया, चूंकि 1971 के अंदर भारत ने कराची पोर्ट के इलाके के अंदर ऑयल की तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया था। पाकिस्तान नेवी को उस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और 1984 में डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट ने पाबंदी आयद कर दी थी कि कराची पोर्ट के ऊपर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। वजारत दिफा ने इसी वजह से इन दोनों टर्मिनल्स के लिए, जो कि LNG की टर्मिनल होने, पाकिस्तान की तवानाई की तलब को पूरा करने के पेश नज़र तमीर होने हैं, वजारत दिफा नेवी की जानिब से माजी में देखें तो पोर्ट कासिम पर बनने वाले LNG टर्मिनल्स को महंगे ठेके दिए गए, बड़े इल्ज़ामात भी लगे। ये इल्ज़ामात शाइख खाकान अब्बासी साहब पर आज भी ये लगते हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है कि जो माजी में शफाफियत पर, मेरिट पर जो सवालात उठते रहे कि किस कंपनी को आपने ठेका दिया है, किसको आपने नवाजा है, किससे आपने अपने जो ज़ाती फ़वायद हासिल किए हैं, तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है कि जो माजी में इल्ज़ामात लग चुके हैं वो अब ना लगें? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उमर अयूब साहब के लिए, नदीम बाबर साहब और अली ज़ैदी साहब के लिए, क्योंकि इस वक्त 2 कोशिशें की जा रही हैं। पहली कोशिश ये है कि 30 दिन के अंदर हर सूरत हमें NOC मिल जाए, जो कि वजारत दिफा कैटेगोरिकली कह चुकी है कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दे सकती है, जिसके अंदर आर्मी चीफ समेत तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DG ISI शरीक होते हैं। दूसरा मामला है जो मौजूदा पाइपलाइन डली हुई है, ये दोनों LNG टर्मिनल 2 साल बाद मुकम्मल होने हैं, जबकि अली ज़ैदी साहब चाहते हैं कि मौजूदा LNG की जो पाइपलाइन है इसके अंदर उनको कैपेसिटी एलोकेट कर दे, जो कि बड़ा गैर मुनसिफाना इकदाम होगा, कौमी खजाने पर बोझ पड़ेगा और बहुत से सवालात उठेंगे और फिर कंपैरिजन होगा उस शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोजेक्ट के साथ।
तहम अली जैदी साहब का इसरार है कि नहीं, जो नई पाइपलाइन तमीर होना है उसके अंदर डेफिनेटली इन दोनों टर्मिनल्स के लिए एलोकेशन होनी चाहिए पाइपलाइन कैपेसिटी में, जबकि मौजूदा जो पाइपलाइन है उसके अंदर आप कैपेसिटी एलोकेशन नहीं कर सकते, चूंकि ये फिर एक बड़ा स्कैम बनेगा। कौमी खजाने से रकम खर्च होगी या अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे कौमी खजाने से कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ेगी। जो मौजूदा बायर्स हैं या मौजूदा कंपनी है नॉर्दर्न सदर्न, उन पूरी सलाहियत के मुताबिक मौजूदा पाइपलाइन को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। ताहम हतमी फैसला इस मामले में भी वफाकी काबीना कल करेगी, जहां पर एनओसी का क्या तरीकेकार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी हमारे साथ हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।